सुबह 10 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं तरन्नुम रिजवी। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने संयुक्त रूप से बिहार के मधुबनी जिले के जयनगर से नेपाल में कुर्था के बीच पहली यात्री ट्रेन सेवा को दिखाई हरी झंडी। दोनों देशों के बीच 4 क्षेत्रों में हुए अहम समझौते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। गुणवत्तापूर्ण कार्यों को समय से पूरा करने के दिए निर्देश। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन आज मां के द्वितीय रूप ब्रह्मचारिणी की जा रही आराधना। प्रदेश भर के देवी मंदिरों में भक्तों का लगा है तांता। सुरक्षा के हैं व्यापक प्रबंध। पवित्र रमजान का महीना आज से हुआ शुरू। मस्जिदों में विशेष नमाजों का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिम समाज को रमजान की दी शुभकामनाएं। अब समाचार विस्तार से। भारत और नेपाल की आपसी समझ और दोस्ती एक बार फिर से साफ तौर पर दिखाई पड़ी जब नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा हुई। पीएम मोदी के साथ उनके शिष्टमंडल स्तर की बातचीत में आपसी सहयोग और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। पीएम मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने भारत और नेपाल के बीच रेल सेवा की शुरुआत की तो दोनों देशों में कनेक्टिविटी के लिहाज से मील का पत्थर साबित होगी। भारत और नेपाल के प्रधानमंत्रियों की ये मुलाकात दोनों ही देशों की साझी विरासत, संस्कृति और परंपरा की भी तस्वीर है। दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के बीच शिष्टमंडल स्तर की वार्ता हुई। दोनों ही नेताओं ने संयुक्त रूप से भारतीय अनुदान से बने जयनगर कुर्था ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया। पहले चरण के तहत कुल 34.9 किलोमीटर लंबा ये रेलखंड ब्रॉड गेज में बनाया गया है। पहले यहाँ नैरो गेज थी। तकरीबन 6 साल से ज्यादा वक्त के बाद इस खंड पर दोबारा ट्रेन की वापसी हुई है। ये लाइन जनकपुर को जोड़ती है। आवागमन सुगम बनाने के साथ ही ये दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों को भी मजबूती देगी। हमने अपने सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की, विभिन्न प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा की और भविष्य की रूपरेखा पर भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री देउबा जी और मैंने व्यापार और सभी प्रकार से क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी उस इनिशिएटिव्स को प्राथमिकता देने पर भी सहमति जताई। जयनगर कुर्था रेल लाइन की शुरुआत इसी का एक भाग है। इसके अलावा वित्तीय सेवाओं की सुगमता के मद्देनजर नेपाल में भारतीय रुपे कार्ड भी लॉन्च हुआ। इससे पहले रुपे कार्ड भूटान, दुबई, सिंगापुर में भी लॉन्च हो चुका है। यानी इन सभी देशों ने इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की भारतीय प्रणाली को अपनाया है। नेपाल में रुपे कार्ड की शुरुआत हमारी फाइनेंशियल कनेक्टिविटी में एक नया अध्याय जोड़ेगी। अन्य प्रोजेक्ट्स जैसे नेपाल पुलिस एकेडमी, नेपालगंज में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, रामायण सर्किट आदि भी दोनों देशों को और करीब लाएंगे। पीएम मोदी ने नेपाल का अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का सदस्य बनने पर खुशी जाहिर की। भारत नेपाल में चल रहे कई हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में भी सहयोग कर क्लीन एनर्जी को बढ़ावा दे रहा है। दोनों देशों के बीच बढ़ रहे सहयोग पर एक विजन डॉक्यूमेंट भी जारी किया गया। हमारा जॉइंट विजन स्टेटमेंट ऑन पावर कोऑपरेशन भविष्य में सहयोग का ब्लूप्रिंट साबित होगा। हमने पंचेश्वर परियोजना में तेज गति से आगे बढ़ने के महत्व पर जोर दिया है। यह प्रोजेक्ट इस क्षेत्र के विकास के लिए एक गेम चेंजर सिद्ध होगा। वहीं दोनों ही नेताओं ने सीमा को लेकर चर्चा की। साथ ही रक्षा व सुरक्षा पर दोनों ही देशों ने सहयोग बनाए रखने पर भी बातचीत की। इस मौके पर नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते सालों पुराने हैं और समय के साथ और मजबूत हुए हैं। Relations between our two countries have been widened and deepened with passage of time. These relations have been enriched by close people-to-people contact. For Nepal, relations with India are highly important. We look upon the tremendous economic transformation that India has achieved.
भारत नेपाल के बीच हुई शिष्टमंडल स्तर की बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच 3 समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई और रेलवे में तकनीकी सहयोग के समझौते भी शामिल हैं। और नेपाल के प्रधानमंत्री राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। नेपाल के प्रधानमंत्री रविवार को वाराणसी का दौरा भी करेंगे, जहां वे काशी विश्वनाथ धाम जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नेपाल के पीएम की अगवानी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल जनपद वाराणसी में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप वाराणसी क्षेत्र के समस्त विकास तथा निर्माण कार्य संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने निर्देशित किया कि जिला प्रशासन और कार्यदायी संस्थाएं आपसी समन्वय से निर्धारित समय में पूर्ण गुणवत्ता के साथ सभी विकास कार्यों को पूर्ण कराएं। उन्होंने कहा कि श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के लोकार्पण के पश्चात यहां पर्यटकों तथा श्रद्धालुओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत गेहूं खरीद के कार्य के दौरान क्रय केंद्रों को पूरी तरह प्रभावी रखा जाए और किसानों के लिए आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में भी सुशासन, सुरक्षा, सुव्यवस्था एवं विकास के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय रक्षा मंत्री और लखनऊ के स्थानीय सांसद राजनाथ सिंह अपने संसदीय क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन कल जानकीपुरम के छुइयापुरवा में स्थानीय लोगों से संवाद स्थापित किया। इस दौरान उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का जायजा लिया। साथ ही क्षेत्र में चलाई जा रही विभिन्न विकास योजनाओं के बारे में जनता से फीडबैक भी लिया। इस अवसर पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक एवं लखनऊ उत्तरी के विधायक नीरज बोरा भी उपस्थित थे। सारे लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं सब लोग, और जिन कामों की चर्चा की उन सारों पर सारी काम हो रहे हैं। इस बात पर भी लोगों ने अपनी संतुष्टि व्यक्त की। तो मैं समझता हूं कि ऐसे आम जनता के साथ संवाद करना जनप्रतिनिधियों का ये बहुत बड़ी बात है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शनिवार को चंडीगढ़ में कॉरपोरेट सलाहकार बोर्ड की बैठक को संबोधित किया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पर्यावरण की चिंता किए बिना होने वाला विकास टिकाऊ नहीं होता। श्री ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की और कहा कि भारत ने कोविड महामारी के नियंत्रण के बाद यूक्रेन से फंसे भारतीयों को सफलतापूर्वक निकाला। ग्लोबल लेवल पर उनको कहा जाता है कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में मोदी जी हैं। कोविड के समय जिस तरह से उन्होंने देश को नेतृत्व दिया, यूक्रेन के समय जो चुनौती थी 22,000 स्टूडेंट को युद्ध की भूमि से बगैर कोई खरोंच लगे वापस निकाल लाना, ये पहली बार नहीं हुआ। लीबिया, सीरिया, यूक्रेन, सूडान, अफगानिस्तान और अब यूक्रेन में करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। प्रदेश के पशुधन एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री धर्मपाल सिंह ने बरेली स्थित IVRI में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में वक्फ की जमीनों पर अवैध कब्जों को बुलडोजर चलाकर मुक्त कराया जाएगा। साथ ही मदरसों में तकनीकी शिक्षा देने और वहां पढ़ने वाले छात्रों को देशभक्ति और राष्ट्रवाद की शिक्षा दिए जाने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि छुट्टा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए हर न्याय पंचायत में एक बड़ी गौशाला स्थापित की जाएगी। वक्फ बोर्ड की बहुत ज़मीनें हैं जिन पर माफियाओं के कब्जे हैं। इस पर भी आपने बात सही की है। कुछ लोगों ने वैसे ही फर्जी करा लिए, तो उसको हम छुड़वाने का काम करेंगे। बुलडोजर भी चलेगा। कॉमर्शियल शिक्षा देंगे मदरसों में, तो हम उसके बारे में विचार करेंगे। गाय के अंदर 5 द्रव्य हैं जिन्हें पंचगव्य कहा जाता है। 5 द्रव्य में नंबर 1 दूध, नंबर 2 दही, नंबर 3 घी, नंबर 4 गोबर और नंबर 5 मूत्र। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है। हम ऐसे गौ उत्पादन का काम करेंगे ताकि उसके गोबर से, उसके मूत्र से, दूध से, दही से ये चीज़ें का निर्माण हो। हर गौशाला अपने आर्थिक संसाधन से चले
इस बात का हम प्रयास करेंगे। प्रदेश सरकार में जल शक्ति राज्य मंत्री बनने वाले रामकेश निषाद पहली बार अपने गृह जनपद बांदा पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं और भाजपा समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान रामकेश निषाद ने कहा कि जब से प्रदेश में भाजपा सरकार बनी है तब से प्रधानमंत्री मोदी और योगी के नेतृत्व में क्षेत्र का तेजी से विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि जल शक्ति मंत्री होने के नाते प्रयास रहेगा कि जो भी योजनाएं संचालित हैं वे और गति पकड़ें। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि अपने कार्यकाल में हर घर तक लोगों को पीने का शुद्ध पानी व नहर से टेल तक सिंचाई का पानी पहुंचा सकें। आज से 5 साल पहले बुंदेलखंड में जो उपेक्षा का शिकार था बुंदेलखंड, तो पानी को लेकर के पूरे देश ही नहीं तमाम देशों में चर्चा होती थी कि बुंदेलखंड में किस तरह से सूखा है, किस तरह से क्राइम में पानी को लेकर के रहता था। जब से योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में कार्यभार संभाला है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और योगी जी ने अपने बुंदेलखंड के लिए पेयजल की बड़ी परियोजनाएं ला करके और सिंचाई परियोजनाएं ला करके अपने बुंदेलखंड को पूर्णतः संतृप्त करने की जो इच्छा और मंशा उन्होंने रखी है, निश्चित रूप से बुंदेलखंड संतृप्त होगा और जल शक्ति के रूप में बुंदेलखंड में निश्चित रूप से जो परियोजनाएं लंबित हैं और हेड से टेल तक पानी पहुंचे, इसकी चिंता हमको करना है। प्रत्येक गरीब परिवार तक स्वच्छ पानी मिले, प्रत्येक परिवार को नल से जल मिले, ऐसी हमारी योजनाएं निश्चित रूप से धरातल में गति पकड़ रही हैं और इनको हम अपने समय पूर्व करेंगे। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद बेबी रानी मौर्य का उनके गृह जनपद आगरा में पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। ढोल नगाड़ों के साथ बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और प्रशंसक फतेहाबाद के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे टोल प्लाजा पर पहुंच गए, जहां महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य के पहुंचने पर फूल मालाओं से गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इसके बाद उनका काफिला कलाल खेरिया, तोरा चौकी, बिजलीघर चौराहा, बालूगंज होते हुए निवास पर पहुंचकर संपन्न हुआ। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आगरा पर्यटन की नगरी है, यहाँ पर्यटन के साथ साथ उद्योग जगत से लेकर आम लोगों तक की सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशव्यापी विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की कल जनपद सिद्धार्थनगर से शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता अगर स्वस्थ रहेगी तभी प्रदेश आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं से वंचित नहीं रहेगा। सभी पात्र लोगों को अप्रैल माह में 3 बार सरकारी राशन मिलेगा। उन्होंने कहा कि गरीबों को योजनाओं का लाभ देना सरकार का काम है, सरकार इस काम में पीछे नहीं रहेगी। कारण है, एक तो आकांक्षात्मक जनपद है जिस पर स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में कुछ विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। और इसलिए पिछले 5 वर्ष के अंदर जो प्रयास हुए हैं उसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं, लेकिन अभी इस प्रयास को और द्रुत गति से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। संचारी रोग का मतलब मस्तिष्क ज्वर, यानी जो नौ की बीमारी है, जिसके कारण आपने देखा होगा 1977 से लेकर के 2017 तक अनवरत मौत का एक लंबा सिलसिला चलता रहा। इस पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1500, 2000, 3000 मौतें हर वर्ष होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ने जब इसके खिलाफ कमर कसी और अंतर विभागीय समन्वय, स्वच्छ भारत मिशन, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के साथ साथ आशा वर्कर, आंगनबाड़ी, हेल्थ वर्कर, यूनिसेफ,
WHO, पाक जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर के जब हम लोगों ने इस अभियान को और आगे बढ़ाने का कार्य किया, तो 40 वर्षों में जो लोग केवल आश्वासन देते थे, जो लोग कुछ नहीं कर पाए, हमने मात्र 4 से 5 साल के अंदर इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह समाप्त करने का कार्य करने में आप सबके सहयोग से आज सफलता प्राप्त की। प्रदेश के कारागार और होमगार्ड्स मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने मथुरा में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बाद में उन्होंने संचारी रोग जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि इस अभियान का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया जाए। उन्होंने शहरी एवं ग्रामीण स्तर पर निगरानी रखने के निर्देश दिए। साथ ही जन जन को इस अभियान में भागीदारी बनाने का सुझाव दिया। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने 30 अप्रैल तक चलने वाले संचारी रोग नियंत्रण अभियान की जानकारी देते हुए कहा कि 15 से 30 अप्रैल तक दस्तक अभियान भी चलेगा। जनपद में 742 निगरानी समितियों द्वारा इस अभियान को सफल बनाया जाएगा। शुभ दिन, शुभ मुहूर्त में जो भारतीय नववर्ष आज से हमारा शुरू हो रहा है, ऐसे में संपूर्ण उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में संचारी रोग नियंत्रण करने के लिए एक जागरूकता अभियान संपूर्ण उत्तर प्रदेश में चलाया गया है। उसी के तहत ये आज यहाँ कार्यक्रम था। आम जन को बीमारियों से कैसे बचाया जा सकता है, कैसे हम लोग उनसे बच सकते हैं, ये अभियान हमारे पूरे प्रदेश में आज चल रहा है। चंदौली जनपद की चकिया तहसील के सिकंदरपुर और बरौजी गांव में शुक्रवार को शॉर्ट सर्किट की वजह से किसानों की गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका संज्ञान लेते हुए प्रभावित काश्तकारों को तत्काल सहायता धनराशि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। जिलाधिकारी संजीव सिंह ने बरौजी और सिकंदरपुर में गेहूं की जली फसल की जाँच कराई, जिसमें 21 किसानों की लगभग 35 बीघे गेहूं की फसल जली पाई गई। शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी ने प्रभावित काश्तकारों को 24 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री खेत खलिहान अग्निकांड दुर्घटना सहायता योजना के अंतर्गत चेक के माध्यम से सहायता राशि वितरित की। तहसील चकिया के सिकंदरपुर और बरौजी ग्राम में कल अपराह्न में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल मौके पर फायर ब्रिगेड द्वारा आग को बुझाया गया था। इसमें इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगना बताया गया है। जो सर्वे किया गया है राजस्व के द्वारा, उसके अनुसार 21 काश्तकारों का लगभग 35 बीघे का फसल का नुकसान हुआ है। गेहूं की फसल खड़ी हुई थी और इसमें मुख्यमंत्री खेत खलिहान दुर्घटना अग्निकांड दुर्घटना लाभ योजना के अंतर्गत जो काश्तकार हैं उनको आज सहायता राशि का वितरण किया गया है। साथ ही विद्युत विभाग को निर्देशित किया गया है कि जहां भी इस तरह के चिन्हित जर्जर तार हैं उन जगहों पर सप्लाई को तेज़ हवा चलने पर रोका जाए और इनका जो है प्रस्ताव तत्काल प्रेषित किया जाए। साथ ही किसानों से भी इस संबंध में जागरूकता के लिए अवगत कराया गया है। इसके अतिरिक्त जो हमारे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं उनको इस तरह से लोकेटेड किया गया है कि कम रिस्पॉन्स टाइम अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो उसको तत्काल संज्ञान लिया जा सके। प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने कल शाहजहांपुर जनपद में जलालाबाद क्षेत्र में गंगा, रामगंगा और बहेगुल नदी पर बने 2 किलोमीटर लंबे क्षतिग्रस्त पुल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों को पुल के गिरने की जांच और जल्द ही पुल बनाने का काम शुरू करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने 2 महीने के अंदर पूरे प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं भी दी। एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी, इस क्षेत्र के लिए एक लाइफलाइन थी और पिछली समाजवादी सरकार जो थी उस जमाने में बना था, मगर आप देख सकते हैं कि गुणवत्ता की कमी के ये पुल आज गिरा हुआ है। और सबसे पहले मेरी प्राथमिकता यही है और हमारे विभाग के अधिकारी भी आए हैं कि ये इसकी जांच करा के कि और नुकसान ना हो जाए, क्योंकि ये पुल बैठ गया है और इसके पुनर्निर्माण की योजना तुरंत बनाई जा रही है विभाग द्वारा। और हमारी सरकार, खासतौर से मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि ऐसे जो बहुत क्षेत्र को जोड़ते हैं, बहुत आबादी प्रभावित होती है, पूरा गंगा स्नान के लिए इसी पुल से आम जनता यहाँ से जाती थी,
आज ये कठिनाई झेल रही है, तो हम लोगों की प्राथमिकता यही है कि गुणवत्ता के आधार पे इस पुल का जल्द से जल्द रिकॉर्ड सीमा में, समय सीमा में पुनर्निर्माण करा के देंगे। कल से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है। कल से ही नव संवत्सर की भी शुरुआत हो गई, तो देश के कई हिस्सों में गुड़ी पड़वा और उगादी जैसे तमाम पर्व मनाए गए। आज नवरात्र के दूसरे दिन मां के द्वितीय रूप ब्रह्मचारिणी की आराधना की जा रही है। त्योहारों के इस मौके पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत तमाम गणमान्य लोगों ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। हुई कोरोना के पाबंदियों के कारण पिछले 2 साल से मंदिरों में दर्शन पूजन पर रोक लगी थी। इस साल पाबंदियां खत्म होने के साथ ही नवरात्रि के पहले दिन मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता देखा गया। कटरा में वैष्णो देवी मंदिर में जाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। वहीं शिव की नगरी वाराणसी में आज से शक्ति का जयकारा लगना शुरू हो गया। जब दुर्गा मंदिर में मां की आराधना के लिए लोग मंदिर पहुंचे, साथ ही दिल्ली के छतरपुर स्थित कात्यायनी मंदिर में सुबह की आरती के लिए भक्त भारी संख्या में जुटे। शक्ति पीठों और दूसरे देवी मंदिरों में आज पहले दिन दुर्गा मां के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की गई। चैत्र नवरात्रि पर मंदिरों में श्रद्धालुओं ने पूजा की, तो वहीं महाराष्ट्र सहित देश के सभी राज्यों में हिंदू नव वर्ष और गुड़ी पड़वा का पर्व भी धूमधाम से मनाया गया। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। इस मौके पर लोगों ने अपने घरों को सजाया और जमकर डांस किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने देशवासियों को शुभकामना संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को नव संवत्सर, नवरात्रि और उगादी सहित सभी पावन पर्वों पर शुभकामनाएं दी। हर साल चैत्र नवरात्रि का पर्व शारदीय नवरात्रि की तरह ही बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। श्रद्धालु समृद्ध और सौभाग्य के लिए 9 दिनों तक उपवास करते हैं और देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना करते हैं। नवरात्रि का समापन 10 अप्रैल को होगा और इसी दिन भगवान राम के जन्मोत्सव रामनवमी को मनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इत्र नगरी कन्नौज अपने प्राचीन इतिहास और पौराणिक देवी देवताओं के मंदिरों के लिए भी जानी जाती है। नवरात्र के दिनों में यहाँ के मंदिरों में देश विदेश से श्रद्धालु आकर अपनी मनोकामना की पूर्ति करते हैं। सिद्धपीठ माता फूलमती देवी मंदिर का पौराणिक इतिहास बताते हुए पुजारी शिखर मिश्रा ने बताया कि यहाँ सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। छत्तीसगढ़ से आए श्रद्धालुओं ने बताया कि माता फूलवती उनकी कुल देवी हैं। फूलमती मैया का मंदिर है, हमारी कुल देवी है हमारे। हाँ, अब हम लोग इन्हीं को सब पूरा मानते, पूरा सब कुछ एक ही साधे सब सदा है। हर मनोकामना पूरी करती हैं, जो भी इच्छा रखो सब पूर्ण होगा। इस रास्ते हमारे 4 पीढ़ी से है सर, 4 पीढ़ी से है। अब 3 पीढ़ी तो गुजर गया, हम उसको नाम निशान नहीं था। मैं खोजते ये मीडिया के माध्यम से खोजते खोजते आया हूँ, मेरे को जानकारी मिला है। हम कुल देवी मानते हैं इसको। मैं माता फूलमती देवी के मंदिर में, ये सिद्धपीठ दरबार है। ये राजा वीरेंद्र चक्र की बेटियां हैं 7। राजा वीरेंद्र चक्र सूर्य उदय से सूर्य अस्त की राजा थे। इनकी 7 बेटियां हैं। कन्नौज में ही सर्वप्रथम माँ फूलमती देवी बड़ी हैं और छेमकली माता छोटी, ऐसे ही 7 माता रानी यहाँ पर विराजमान है जो राजा वीरेंद्र चक्र की बेटियाँ हैं। और इस माता रानी के दरबार में बाहर से भक्त बहुत लोग आते हैं, जैसे आपके लखीमपुर, शाहजहांपुर, फतेहपुर जिला पूरा आता है। कानपुर के पास भिंड की रनबा गाँव, मध्य प्रदेश में जबलपुर, सतना, आपके गुजरात में बड़ौदरा, उन लोगों की एक इष्ट देवी माता फूलमती मैया है। उनके घर में कोई भी कार्य या मुंडन प्रश्न नहीं होता तो वो लोग सर्वप्रथम यहाँ आते हैं। पवित्र रमजान के महीने का चांद शनिवार को प्रदेश में नजर आ गया। चांद दिखने के बाद आज से रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत हो गई। लगातार 2 वर्षों से कोरोना काल की वजह से भारत में सभी धर्मों के कार्यक्रम प्रभावित हो रहे थे, लेकिन अब ये पहला मौका है जब पवित्र रमजान का त्योहार देश के मुसलमान कोरोना के खतरे से मुक्त होकर मनाएंगे। रमजान का चांद नजर आते ही प्रदेश भर की मस्जिदों में तरावी की विशेष नमाज भी शुरू हो गई है।
राजधानी लखनऊ में तरावी की सबसे बड़ी नमाज ऐशबाग ईदगाह स्थित इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की जामा मस्जिद में अदा की जाती है। ऐशबाग ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने बताया कि यहाँ प्रतिदिन पवित्र कुरान के 5 पारों की तरावी की नमाज अदा की जा रही है। आज 29 शाबान मुताबिक 2 अप्रैल 2022 को चांद रमज़ान मुबारक के चांद की तस्दीक हो गई है। लिहाजा मरकज़ी चांद कमेटी फरंगी महल लखनऊ की जानिब से यह ऐलान किया जाता है कि आज ही से तरावीह का अहतमाम शुरू हो जाएगा और कल यानी 3 अप्रैल 2022 को पूरे मुल्क में पहला रोज़ा होगा। लिहाजा मैं दिल की गहराइयों से आप तमाम हजरात को रमज़ान मुबारक की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पवित्र रमजान माह के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत सभी सावधानियां बरतते हुए रमजान के दौरान धार्मिक कार्य संपन्न करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि रमजान के पवित्र दिनों में रोजा, मानवता की सेवा, ईश्वर की बंदगी जैसे नेक कार्यों से धैर्य, आत्म अनुशासन, सहनशीलता, सादगी जैसे मूल्यों को बढ़ावा मिलता है। इससे परस्पर प्रेम और भाईचारे की भावना बलवती होती है। विश्व ऑटिज्म दिवस के अवसर पर उम्मीद रिहैबिलिटेशन सेंटर लखनऊ द्वारा कल एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 200 से अधिक अभिभावकों ने हिस्सा लिया। रिहैबिलिटेशन सेंटर के डॉक्टर सिद्धार्थ कुमार ने बताया कि ऑटिज्म एक तेजी से बढ़ती हुई बीमारी है। ये बीमारी पिछले 2 दशकों में तेजी से बढ़ती हुई देखी गई है। इस बीमारी में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में देरी से बोलने, सामाजिक और शैक्षिक व्यवहार में दक्षता की कमी और अति चंचलता या स्वयं में मग्न रहने जैसे लक्षण पाए जाते हैं। इन लक्षणों को 18 महीने की उम्र से देखा जा सकता है, जो आगे चल के और बढ़ते जाते हैं। कार्यक्रम में संजय गांधी पीजीआई की डॉक्टर पियाली भट्टाचार्य ने बच्चों की जल्दी पहचान और अभिभावकों की भूमिका के विषय में जानकारी दी। वर्ल्ड ऑटिज्म डे के ऊपर, ऑटिज्म अवेयरनेस के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं। हम लोग उम्मीद रिहेबिलिटेशन सेंटर पिछले 5 वर्षों से हम चला रहे हैं। ये आज हमारा 5 वर्ष कंप्लीट हुआ है 2 अप्रैल के दिन। इस सेंटर के ऊपर हम लोग ऐसे बच्चे जिनको ऑटिज्म या स्वालीनता कहते हैं, ये वो बच्चे रहते हैं जो या तो अपने आप में मगन रहते हैं, दूसरों के साथ जिनका मिलना जुलना मुश्किल होता है, नई चीज़ें शिक्षा में या उनको सामाजिक व्यवहार में या उनको अपने आत्मनिर्भरता में जब दिक्कतें आती हैं, उन बच्चों को विभिन्न 16 अलग अलग किस्म के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू इंडिपेंडेंट बनाना, उन बच्चों को शिक्षा के लिए तैयार करना, सामाजिक व्यवहार के लिए तैयार करना, ये हमारा काम है। इस बढ़ती हुई समस्या जो पिछले 24 से 26 सालों में तकरीबन 100 गुनी बढ़ी है अपने आप में, उसके ऊपर जागरूकता, जानकारी और उसके इलाज के लिए हम लोग जो कर सकते हैं वो करते हैं। ऑटिज्म के बच्चे में ध्यान एक जगह केंद्रित नहीं हो पाता है। ये बच्चे जो हैं एक जगह पर स्थिर होकर नहीं बैठ पाते हैं। इन बच्चों को बोलने में समस्या आती है। कुछ बच्चे जो हैं इसमें ऐसे भी होते हैं जो अति चंचल होते हैं। ऐसे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनमें बच्चे एक जगह पे एक बार में एक कार्य को नहीं समझ पाते हैं। इनका रुझान जो होता है ऐसे बच्चों का किसी एक चीज़ पे ज़्यादा केंद्रित करता है। तो आज इन सब बच्चों के लिए आज ये दिन हम लोग मनाते हैं, जहाँ पे हम इनके पेरेंट्स को ये बता सकें, ये उनको समझा सकें कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इन परेशानियों को वो समझें। अगर उनको नहीं लगता है कि उनको पूरी तरीके से ये चीज़ समझ में आ रही है तो अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करें, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबुआ ने संयुक्त रूप से बिहार के मधुबनी जिले के जयनगर से नेपाल में कुर्था के बीच पहली यात्री ट्रेन सेवा को दिखाई हरी झंडी। दोनों देशों के बीच 4 क्षेत्रों में हुए अहम समझौते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। गुणवत्तापूर्ण कार्यों को समय से पूरा करने के दिए निर्देश। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन आज मां के द्वितीय रूप ब्रह्मचारिणी की जा रही है आराधना। प्रदेश भर के देवी मंदिरों में भक्तों का लगा है तांता। सुरक्षा के हैं व्यापक प्रबंध।
पवित्र रमजान का महीना आज से हुआ शुरू। मस्जिदों में विशेष नमाजों का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिम समाज को रमजान की दी शुभकामनाएं।